हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्रिकेट जगत के 4 लेजेंडरी कप्तान के बारे में। कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बारे में, और साथ ही इनके 4 लाइफ लेसन के बारे में भी। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो मेरी दिल में, मेरी आंखों में इनके लिए रिस्पेक्ट ना यहाँ पर था, यहाँ पर। और मेरा दावा है कि वीडियो खत्म होते होते आपकी आंखों में भी, आपके दिल में भी इनके लिए रिस्पेक्ट यहाँ पर होगा। आई प्रॉमिस। Stay tuned with us। इंडियन टीम, इंडियन सिटीजन्स, इंग्लिश मीडिया और बाकी के 8 टीमों में से जब किसी को भरोसा नहीं था ना कि इंडिया उस दिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगा, उस दिन भी उस मैदान में एक शख्स मौजूद था जिसे पूरा भरोसा था कि अगर 25 जून 1983 को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसी टीम ने उठाई तो वो टीम होगी टीम इंडिया। और वो शख्स था कपिल देव। 25 जून 1983 को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए मंजर पूरी तरह से कपिल देव का था। इस मंजर से देश में इंस्पायर होने वाले 10 साल के बच्चे भी थे, जिनमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ भी शामिल थे। लेकिन कपिल देव को लेजेंड वो 25 जून 1983 को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए मंजर नहीं बनाता, उन्हें लेजेंड बनाता है उनका कॉन्फिडेंस। और अगर कपिल देव का कॉन्फिडेंस देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही तस्वीर को जरा गौर से देखिए। 8 टीमों में से सिर्फ एक टीम का कप्तान है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जेब में हाथ डाले कैमरे की तरफ घूर के देख रहा है, निडर और बेखौफ। 24 साल के कप्तान के अलावा जब किसी टीम मेंबर को भरोसा ना हो कि टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है तो कैप्टन को क्या करना चाहिए? कैप्टन ने एक डिसीजन लिया कि मैं उस प्लेयर को अपनी टीम में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा जो फील्ड पर अपना 100% न दे पाए। कपिल देव 28 फरवरी 1983 को टीम के कैप्टन चुने गए, एग्जैक्टली वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले। कपिल देव इंग्लैंड में अपनी टीम के साथ 6 घंटे एक्सरसाइज और प्रैक्टिस भी करते हैं। कपिल देव का मानना था कि सुबह 4 बजे इंडियन टीम का उठने का टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे इंडियन टीम का फील्ड पर पहुंचने का टाइम है। वो इंडियन टीम के डिस्ट्रैक्शन को डिसिप्लिन से भेजना चाहते थे, और ये हुआ भी सही। हम सभी जानते हैं कि अच्छी बैटिंग पिच पर 183 रन बहुत आसान स्कोर है, पर कपिल देव की बदौलत टीम की बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अग्रेसिव रही। रॉजर बिन्नी, मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल की शानदार परफॉर्मेंस रही। पर जब व्यू रिचर्ड ने शॉट लगाना शुरू किया ना, तब लगा मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। पर कपिल देव का कॉन्फिडेंस यहाँ पर था, यहाँ पर कपिल देव ने उल्टे दौड़ते हुए व्यू रिचर्ड का कैच पकड़ा और पूरा गेम पलट गया। कपिल देव का कॉन्फिडेंस ने गेम को पलटा। कपिल देव का कॉन्फिडेंस गेम चेंजर था, और यही कॉन्फिडेंस कपिल देव को लेजेंड बनाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड लेजेंड कप्तान सौरव गांगुली के बारे में। जब सौरव गांगुली ने कैप्टनसी संभाली ना, तब इंडियन टीम के हालात इतने अच्छे नहीं थे। कई सारे इंडियन टीम से प्लेयर्स जा चुके थे और कई सारे प्लेयर्स ना मैच फिक्सिंग के जाल में फंस चुके थे। सौरव गांगुली के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि इंडियन टीम को फिर से बनाना, और ये जिम्मेदारी सौरव गांगुली ने, सौरव दादा ने बहुत अच्छे से निभाई भी। अगर दादा के कैप्टनसी करियर को क्या चीज़ महान बनाती है, अगर इसे कुछ वर्ड्स में बताया जाए ना, तो वो हो गए उनके बेस्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हम यंगस्टर्स दादा से एक चीज सीख सकते हैं, वो ये है कि विपरीत परिस्थिति हम किस तरह से अच्छे डिसीजन लें, ये दादा बहुत अच्छे से सिखाते हैं। देखते हैं उनका पहला किस्सा। 2001 का कोलकाता टेस्ट मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। हालात इतने अच्छे नहीं चल रहे, इंडिया बहुत पीछे चल रहा था। फिर भी सौरभ दादा ने वीवीएस लक्ष्मण को भेज दिया राहुल द्रविड़ की जगह। पूरी इंडियन टीम शॉक्ड। इंडिया के बेस्ट टेस्ट मैच बैट्समैन को ना भेजते हुए दादा ने वीवीएस लक्ष्मण को क्यों भेज दिया? इसके बाद की कहानी इतिहास है। वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए और इंडिया वो मैच जीत भी गया। विपरीत परिस्थिति में बेहतरीन डिसीजन लेने की दूसरी कहानी, जब इंडियन टीम 2004 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही थी ना, तब दादा ने सिलेक्टर से दरख्वास्त की कि मुझे टीम में अनिल कुंबले चाहिए। लेकिन सिलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, हमने मुरली कार्तिक को सिलेक्ट कर लिया है। दादा कह पर दादा तो दादा ने कह दिया कि नहीं, मुझे टीम में चाहिए तो अनिल कुंबले चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। सिलेक्टर्स ने एक शर्त रखी कि अगर अनिल कुंबले विकेट ना ले पाए तो दौरे से आने के बाद हम टीम का नया कैप्टन चुन लेंगे। दादा ने अपनी कैप्टनशिप दांव पर लगाकर अनिल कुंबले को टीम में रखा, और ये डिसीजन दादा का लेजेंडरी साबित हुआ। अनिल कुंबले उस टूर में इंडिया की तरफ से उस सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट टेकर साबित हुए। दादा का एक डिसीजन और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने विरूपाजी को ओपनिंग बल्लेबाज बनाया। और ओपनिंग बल्लेबाजी विरूपाजी की किसको पसंद नहीं, मैं तो फैन था। एमआरएफ स्पेस फाउंडेशन के डायरेक्टर ग्लेन मैकग्राथ कहते हैं कि यंगस्टर के लिए विराट कोहली बेस्ट मॉडल है। वो गलतियां अनजाने से बेस्ट बैट्समैन नहीं है, उनका वर्क एथिक्स और उनका कंसिस्टेंट हार्ड वर्क उन्हें लेजेंडरी बैट्समैन बनाता है।
विराट की माँ कहती है कि विराट में पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। विराट बहुत शांत और फोकस रहने लगे। पिता की मौत के बाद खेले गए मैच में विराट के अंदर विल पावर और दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी प्रबल कर दी कि वो ये जानने लगे कि वो अपने दम पर दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को जीत सकते हैं। विराट का यही कॉन्फिडेंस ना उन्हें बाकी खिलाड़ियों से, बाकी एथलीट से अलग बनाता है। कॉन्फिडेंस के अलावा एक चीज़ और है जो विराट को लेजेंड बनाती है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। विराट हमेशा कहते हैं, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन एंड रिपीट। विराट अपनी कंसिस्टेंसी पर बहुत फोकस करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज नहीं की तो क्या हो जाएगा। हम सोचते हैं कि एक दिन बोरिंग ब्रेकफास्ट नहीं खाकर कुछ चटपटा खा लेते हैं। एक दिन खा लेने से हम कोई मोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। लेकिन विराट अपनी कंसिस्टेंसी कभी मिस नहीं करते। उनकी कंसिस्टेंसी का एक किस्सा सौरव गांगुली हमेशा सुनाते हैं। मेरे एक दोस्त ने विराट को अभी ट्रेनर के साथ जिम जाते हुए देखा। विराट अभी वाइजेक मैच में 167 रन की पारी खेल कर आए थे। मेरे दोस्त जब उनके पास गए, जो खुद एक बैट्समैन है, उन्होंने इनसे पूछा कि आप अभी 6 से 7 घंटे की बैटिंग करने के बाद जिम क्यों आए हो। तो विराट ने बहुत आसानी से जवाब दिया कि मैं 167 रन की पारी को टेस्ट डबल टन्स और ट्रिपल टन्स में बदलना चाहता हूँ, और ये तभी संभव हो सकता है जब मैं अपनी थकी हुई हालत में भी वर्कआउट कर पाऊँ। तभी मुझे पता चलेगा मैं अपनी मेंटली और फिजिकली लिमिट्स को पुश कर पाऊँगा। विराट चाहते तो उस दिन रेस्ट कर सकते थे, विराट चाहते तो अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यही चीज़ विराट को लेजेंड बनाती है। पहली, विराट का कॉन्फिडेंस। दूसरी, विराट की हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी। तीसरी, विराट का कभी न हार मानने वाला एटीट्यूड। एमएसडी इंडियन टीम के इतिहास के सबसे सुलझे हुए और कंपोज कैप्टन, शायद इसीलिए उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। एमएसडी सिचुएशंस के हिसाब से अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देते। गुड सर्कमस्टांसेस या बैड सर्कमस्टांसेस पर स्टेबल रहते हैं, हमेशा स्टेबल रहते हैं। पर क्या इंडियन टीम के कैप्टन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता होगा, जो एमएसडी इतने अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं? इस सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं कि एमएसडी या फिर इंडियन टीम के किसी भी कप्तान के ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा। श्रीलंका से मैच हारने के बाद इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर, पूरे देश भर में किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इंडिया इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ग्रेट चैपल ने इस्तीफा दे दिया और राहुल द्रविड़ कैप्टनशिप नहीं करना चाहते थे। महेंद्र सिंह धोनी के घर के बाहर 200 से ज़्यादा लोगों ने घेर कर नारेबाजी करने लगे और उनके घर के कंपाउंड की दीवार गिरा दी। यही हाल राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के घर का भी हुआ। हर प्रोफेशनल अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कोई न कोई छोटी गलती कर ही देता है, पर क्या हर गलती के कारण किसी प्रोफेशनल का घर गिराया जाने लगे तो इस देश में कोई घर बचेगा? धोनी कहते हैं कि मैच हारने के बाद जब हम इंडिया उतरे तो रात का समय था। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस वैन हमारा इंतजार कर रही थी। हमें पुलिस वैन में बिठाया गया और दिल्ली की सकरी गलियों से लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। दिल्ली की सकरी गलियों में भी पुलिस वैन 60 से 70 की स्पीड में दौड़ रही थी। पीछे मीडियाकर्मी हमें फॉलो कर रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई क्रिकेटर नहीं, क्रिमिनल हो। हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 10 से 15 मिनट हम वहीं पे बैठे। उसके बाद सभी क्रिकेटर्स अपने अपने घर चले गए। धोनी कहते हैं कि उस इंसिडेंट ने मेरे अंदर ना बहुत गहरा असर छोड़ा। उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने अग्रेशन को चैनलाइज किया और एक अच्छा क्रिकेटर और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया। इससे एक चीज़ सीखने लायक है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी आज की जनरेशन के लिए, इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल। गुड सर्कमस्टांसेस, बैड सर्कमस्टांसेस, स्टेबल। धोनी इसे बखूबी निभाते हैं और बखूबी सिखाते भी हैं, और आज की जनरेशन को इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। छोटी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि हमारी जनरेशन बिगड़ जाती है। डिप्रेशन, सुसाइड थॉट, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। धोनी के ऊपर भी प्रेशर आता है, लेकिन वो किस तरह से इमोशन कंट्रोल करते हैं ये धोनी ने बहुत मुश्किल से सीखा हो लगा, लेकिन हम धोनी को देखकर इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। धोनी को आज की जनरेशन का आइडल बनना चाहिए और आइडल मानकर उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन 4 लेजेंड के लाइफ लेसन सिर्फ हम और आप तक सीमित नहीं होने चाहिए। ये हर उस इंसान तक पहुंचने चाहिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो अपने अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार जिसके साथ इन्हें शेयर करना चाहते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 4 लेजेंड बहुत कमाल के और इनके लाइफ लेसन उनसे भी ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।